तो चैप्टर आपका है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपका नया चैप्टर है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, डेप्रीसिएशन वर्ड होता क्या है, उसके बारे में पूरा बात करने वाले हम लोग। तो बोला डेफिनेशन क्या होता है डेप्रीसिएशन का, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखा गया है कि द वर्ड डेप्रीसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड से आया है ये? लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड में उसको बोला जाता था डेप्रीटियम। क्या बोला जाता था? डेप्रीटियम। यहाँ पे डीई का मतलब होता है टू डिडक्ट एंड प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस। डीई का मतलब होता है डिडक्ट करना और प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस, यानी प्राइस को डिडक्ट करना। किसको डिडक्ट करना? प्राइस को डिडक्ट करना। आया समझ में? वैल्यू को कम करना। प्राइस को डिडक्ट करना मतलब वैल्यू को कम करना। तो इसीलिए अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर बात करें डेप्रीसिएशन का पूरा मतलब क्या होता है, तो सो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट मींस रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द फिक्स एसेट ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से फिक्स एसेट का वैल्यू को रिड्यूस करना, कम करना, वही हमारा डेप्रीसिएशन होता है। वही क्या होता है? डेप्रीसिएशन। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के वैल्यू को कम करना। फिक्स एसेट दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट को जब डेप्रीसिएशन मतलब वैल्यू को घटाते हैं तो डेप्रीसिएशन होता है। जब इनटेंजिबल को घटाते हैं तो एमोर्टाइजेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एमोर्टाइजेशन। आपको उसके बारे में बात नहीं करना है, अभी फिक्स टेंजिबल एसेट के बारे में बात करना है आपको। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, जिस पे वैल्यू घटता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन। तो किस किस वजह से घट सकता है? तो टाइम के वजह से, ओवर टाइम हमारे पास हो रहा है, मतलब टाइम ज्यादा हो गया है। बताओ, अगर हम एक मोबाइल खरीदते हैं और अगर मोबाइल अगर खरीदा गया 2005 में, अगर मोबाइल खरीदा गया 2005 में, तो क्या 2010 में उसका वैल्यू सेम रहेगा कि कम हो जाएगा? क्योंकि यूज कर रहे हैं उसको। बोलो है ना, टाइम भी हमारा पास कर रहा है उसके हिसाब से। बोलो, जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना कम दाम में बिकेगा, जितना जल्दी बेचेंगे उतना ज्यादा दाम मिलेगा। बोलो है ना, लेकिन वैल्यू कम तो होगा। तो वही बोलता है, अगर कोई भी फिक्स एसेट को यूज कर करके ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टियर यूज करना, और ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब आउटडेट हो गया है, अब उसका हम अपडेट करना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा। वो हमारा अपडेट नहीं है, वो आउटडेट हो गया है, पुराना वर्जन हो गया है, अब नया वर्जन में जाना पड़ेगा। तो बताओ, कोई पुराना वर्जन खरीदना चाहेगा? नहीं खरीदना चाहेगा। इसका मतलब अब भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोगों को इतना जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग को सीधा बात जानना है डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है। तो वैल्यू को रिड्यूस करना, जो वैल्यू को, फिक्स एसेट के वैल्यू को जो रिड्यूस कर देता है उसी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आई बात समझ में? तो यहां पे जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेप्रीसिएशन में यही बात पढ़ने वाले हैं कि फिक्स एसेट यानी मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर हो गया, वैन हो गया, कोई भी फिक्स एसेट अगर टेंजिबल दिख जाए उसका वैल्यू को कम करना, वैल्यू को कम करना। और वैल्यू को कम करने का ये सब वजह होता है, हमारा यूज करना होता है, टाइम पास होता रहता है, उसके वजह से होता है। फिजिकल वियर एंड टियर होता रहता है उसका, मतलब रिपेयर जैसे होता है, खटारा हो जाना, बार बार उसको यूज करते रहेंगे तो उसके वजह से हमारा कम होता रहता है वैल्यू। बोलो हाँ या ना? एक बाइक खरीदोगे, तुम यूज कर रहे हो, बाइक चलाते 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 कभी ना कभी तो खटारा होगा, और उस टाइम अगर उसको बेचोगे तो क्या तुम्हारा रियल प्राइस मिलेगा कि वैल्यू कम मिलेगा? वैल्यू कम मिलेगा। तो वैल्यू कम होने का रीजन क्या है? डेप्रीसिएशन। आया समझ में? तो कोई भी फिक्स एसेट का अगर वैल्यू रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होने का रीजन होता है डेप्रीसिएशन चार्ज होना। आया समझ में? और डेप्रीसिएशन हमारे लिए खर्चा होता है। क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस होता है वो चीज। आया समझ में? क्लियर है बात? अब आगे बात करते हैं सर, ये आपको पता चल चुका है। मेथड बात करते हैं। मेथड जो होता है डेप्रीसिएशन को चार्ज करने का, वो कौन कौन सा मेथड होता है? तो हम लोग के पास मेथड तो बहुत सारा होता है, लेकिन पढ़ना बस दो मेथड है। कितना मेथड? दो मेथड। तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन, पहला मेथड आपका आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में एसएलएम बोलते हैं। कौन सा नाम बोलते हैं? एसएलएम। इसको दो और नाम से जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। क्यों नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है पहले उसको जानते हैं। तो बोला, इन दिस मेथड डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। किस पे चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी जितना में हम खरीदे थे स्टार्टिंग में उस पे डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है। डेप्रीसिएशन एनुअली चार्ज किया जाता है, एक साल में एक बार किया जाता है, एक साल में एक बार। अगर आपको हाफ ईयरली बोल देता है तो 6-6 महीना में करो, आपको मंथली बोल देता है तो हर महीना में करो। बोलो है ना? लेकिन जैसा बात बोलेगा वैसा करना पड़ता है। लेकिन हम लोग का एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो साल में एक बार डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है।
बोलो बात समझ में आ रहा है? सवाल उठता है सर एसएलएम का तरीका क्या होता है, वो तरीका बताइए। यहां पे जो जगह खाली है वहीं पे हम आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल देके समझना एक चीज। जैसे अगर हम यहां पे एग्जाम्पल देके आपको बात करते हैं कि अगर कोई मशीन को हम 1/1/2010 में परचेज किए हैं, कब परचेज किए हैं? 1/1/2010 में हम उसको परचेज किए हैं और वो भी 50,000 रुपये का खरीदे थे। कितना रुपये का? 50,000। तो बताओ एक साल हम यूज किए, कब यूज किए, कितना साल किए? एक साल। और एक साल जब यूज किए तो हमारा डेट आ गया है 31/12/2010। बताओ जनवरी में खरीदेंगे तो एक महीना, एक साल कब खत्म होगा? दिसंबर में। तो बोलता है हर साल आप यूज करोगे तो हर साल का एंड में आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, वैल्यू को कम करना पड़ेगा, वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो बताओ अगर इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो लेस करते हैं यहां पे डेप्रीसिएशन एट द रेट, मान लेते हैं 10%। कितना परसेंट? अपने से अज्यूम करके बता रहे हैं कि 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो बताओ अगर 50,000 का दाम है, 50,000 पे 10% चार्ज करेंगे तो कितना होता है? 5,000। यानी यहां का वैल्यू हमारा डेप्रीसिएशन जो होगा वो कितना का हो जाएगा? 5,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक साल हम मशीन को यूज किए हैं तो हमारा वैल्यू 5,000 से कम हो गया है। तो बताओ अगर हम 1/1/2011 का बैलेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो तुम कितना बैलेंस बोलोगे? 45,000। मतलब एक साल के बाद उसका दाम कितना हो चुका है? 45,000 हो चुका है। तो वैल्यू कितना था पहले? 50, बाद में कितना हो गया? 45। घटने का रीजन क्या है? डेप्रीसिएशन। बात समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट बात करते हैं सर, फिर से लो, एक साल और हम यूज कर लिए 31/12/11 में पूरा, तो एक साल हम लोग फिर से चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन, हर साल करना पड़ता है एट द रेट 10%। बताओ कौन सा मेथड चल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मतलब बोला था? डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना का था? 50,000। तो फिर से 10% जो हम लोग चार्ज करेंगे वो किस पे करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट यानी 50,000 पे चार्ज करेंगे। तो बताओ 50,000 पे 10% कितना होता है? 5,000 होता है। यानी फिर से 5,000 से घट गया, वैल्यू कितना बच गया? 40,000 बच गया। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सबको क्लियर है? ये बैलेंस आ गया हमारा 1/1/2012, एक दिन आगे बढ़ा के बीडी लिख दिया उसका, यानी बैलेंस लिख दिया हम लोग 40,000 का। कोई तकलीफ यहां तक? सबको क्लियर है चीज? फिर से एक साल और चल लेते हैं सर। लो 31/12/12, एक साल और अगर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो बोलेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। बताओ क्या 40,000 पे, क्या 45,000 पे? ना, 50,000 पे, क्योंकि हमेशा बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है। चाहे तुम 50 साल के बाद डेप्रीसिएशन चार्ज करो, लेकिन एसएलएम मेथड बोलता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 का था तो 50,000 पे ही 10% चार्ज करेंगे 5,000, तो वैल्यू हमारा कितना बचेगा? 35,000। लो यहीं पे बात इसका काम खत्म कर देते हैं। क्या बात यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहां तक? तो अब सुनना इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा था। सो पहला चीज क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट चल रहा है, तुम ध्यान से देखो। बताओ 50 के बाद कितना हो गया? 45, 45, 45 से कितना हो गया? 40, 40 से कितना हो गया? 35। बताओ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 5-5 से डिक्रीज होता जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिफरेंस उसका सेम है, डिफरेंस उसका, इसीलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो हमारा। कोई तकलीफ? दूसरा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इस पे डेप्रीसिएशन हमेशा किस पे चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, इसीलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है। और तीसरा मेथड का इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका इंस्टॉलमेंट जो डेप्रीसिएशन का होता है वो फिक्स होता है। बताओ पहला बार कितना चार्ज किए थे? 5,000। दूसरा साल कितना चार्ज हुआ? 5,000। तीसरा साल कितना हुआ? 5,000। नेक्स्ट बार भी करेंगे तो कितना होगा? 5,000। उसके बाद भी कितना होगा? 5,000। हर बार आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है तो आपका हर बार डेप्रीसिएशन सेम होता है, इक्वल होता है, फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बोलो बात समझ में आया? सबको क्लियर है? तो सर इतना बोलने का क्या मतलब हुआ? बोलने का यह मतलब हुआ कि आपको मेथड का नाम क्वेश्चन में बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यह कौन सा मेथड है। आपको हर बार ये नहीं बोलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाओ, कभी कभी बोल देगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बनाओ, कभी कभी बोल देगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाओ। तो बताओ अगर ये तीनों नाम हमको पता नहीं रहेगा, अगर ये पता नहीं रहेगा कि ये तीनों का मतलब सेम चीज होता है, हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बट हम लोग यूज करेंगे एसएलएम वर्ड ज्यादातर, यानी एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। चाहे वो कोई भी मेथड बोल दे हम लोग को, ये तीनों का नाम में ओरिजिनल कॉस्ट बोले, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोले, स्ट्रेट लाइन बोले, हम लोग एसएलएम ही लिख के करेंगे क्योंकि तीनों का मतलब तो सेम ही होता है। हाँ या ना? अब आपका काम तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए।
चलो आगे बढ़ते हैं तब। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट आपका कौन सा मेथड आता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब पहले समझते हैं, बताओ क्या बोला है, रिटेन डाउन वैल्यू जिसको WDV मेथड भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीनों में आपको एक चीज पता चल रहा होगा, रिटेन डाउन मतलब कम, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करना, डिमिनिशिंग मतलब भी होता है गिरना, मतलब रिड्यूस करना। तीनों से आपको पता चल जाएगा ये WDV मेथड ही है हमारे पास, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। क्लियर चीज। सर इसमें होता क्या है, तो इन दिस मेथड डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। आप जिस साल में डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे उस साल के ओपनिंग बैलेंस पे आपको चार्ज करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, उस साल के पर्टिकुलर ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करना पड़ेगा। सर थोड़ा बढ़िया से समझा दीजिए, आइए ना, एग्जाम्पल सब कुछ समझा देगा आपको। बताइए, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। लो 1/1/2010 में फिर से हम परचेज कर लेते हैं, जो पहले किए थे वो वाला चीज परचेज कर लेते हैं 50,000 रुपये का। बताओ परचेज कर लिए, और बताइए यहाँ पे अगर हम एक साल के बाद डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो लेस करेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। बताओ 50,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 5,000। अरे हाँ या ना, तो 5,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए हम लोग पहला साल। तो बताइए वैल्यू कितना बच गया, 45,000 का वैल्यू बच गया। ये हो गया बैलेंस, वो भी तारीख है आपका 1/1/2011, एक दिन के आगे। इसके बाद फिर से हम अगला साल में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 2011 में, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। अब सवाल उठता है सर किस पे चार्ज करेंगे, तो सुनना, SLM मेथड क्या बोलता था, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा 50,000 पे, हमेशा 50,000 पे, हमेशा 50,000 पे उस पे चार्ज करते थे। लेकिन यहां पे बोलता है आप जिस साल डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे उस साल के ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करोगे। आप कौन से साल में कर रहे हो, 2011 में, तो 2011 का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 45,000। तो आपको इस 45,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10% का। आई बात समझ में। तो बताओ अगर 45,000 पे 10% चार्ज करेंगे तो कितना होगा, 4,500 का हो जाएगा। तो बताओ बैलेंस कितना हो जाएगा, 40,500 रुपए का बैलेंस निकल जाएगा। कोई तकलीफ, 1/1/2012 का हमारा बैलेंस निकल गया। समझ में आया। और उसके बाद अगर फिर से एक साल अगर चल जाते हैं 31/12/12 में, फिर से अगर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग 10%, तो ना हम लोग को 50,000 पे, ना हम लोगों को 45,000 पे, हम लोग को 40,500 पे चार्ज करना है। क्यों, क्योंकि 2012 का ओपनिंग बैलेंस है हमारा 40,500, तो इस पे चार्ज करना है 10%। बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको। यानी 40,500 पे 10% चार्ज करेंगे तो 4050 आ जाएगा, और अगर घटा देंगे तो 36,450 आ जाएगा। ये इसका बैलेंस निकल जाएगा। कोई तकलीफ, यहीं पे रोक देते हैं इसको भी। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, बताओ एक चीज, पिछला वाले से कंपेयर भी करेंगे लेकिन बाद में बताएंगे वो चीज, पहले सुनो यहां पे। बताओ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड मतलब क्या, इसका वैल्यू को डाउन करते करते लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू को घटा घटा के लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, बताओ पहले डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हुआ, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, बताओ आपका वैल्यू घटते जा रहा है कि नहीं डेप्रीसिएशन का। पहले 5,000 था, फिर 4,500, फिर 4,050, फिर और घटेगा, फिर और घटेगा, फिर और घटेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कौन सा ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो घटते जाता है, इसीलिए इसको रिटेन डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। रिड्यूसिंग मतलब भी वही होता है, रिड्यूस करना। डिमिनिशिंग का मतलब भी वही होता है, डिमिनिश करना मतलब घटना। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, बताओ अगर हम SLM वाला का बात करें तो यहां पे आपका हर बार डेप्रीसिएशन सेम होता था, क्योंकि वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता था। आप कौन सा साल में डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा जो आपको टॉप फ्लोर पे अमाउंट दिखेगा, परचेज प्राइस जो दिखेगा, उसी पे आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कोई दिक्कत। लेकिन WDV मेथड में क्या बोलता है, आप जिस साल में डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे उसी का वैल्यू पे आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अगर आप 2010 में चार्ज कर रहे हो तो 2010 का ओपनिंग पे चार्ज करो, अगर 2011 में चार्ज कर रहे हो तो 2011 का ओपनिंग पे चार्ज करो, अगर 2012 में कर रहे हो तो 2012 का ओपनिंग पे चार्ज करो। यानी जिस साल आप चार्ज करने वाले हो उसी साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर पे आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कोई तकलीफ, हाँ या ना।
यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एक नया बात सुनोगे, बताओ 1 10 से 31 12 10 कितना महीना होता है? पूरा 12 महीना। यानी हम लोग डायरेक्टली 10% निकाल के यहां पे लिख दिए, लेकिन डेप्रीसिएशन अगर आपका 8 महीना चार्ज होता है तो ये 10% निकालने के बाद आपको 8/12 करना पड़ेगा। यानी अगर 10 महीना का निकालना है तो 10/12, 8 महीना का निकालना है 8/12, 6 महीने का निकालना है 6/12। सर वाई डिवाइड बाई 12? क्योंकि आपका जो रेट होता है वो पर एनम होता है। रेट क्या होता है? पर एनम। 10% जो दिया रहता है वो पर एनम होता है, 1 साल का होता है। तो बताओ अगर 1 साल का रेट है 10%, अगर हमको 6 महीने का निकालना है तो 6/12 नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? तुम अपने से समझ के चलो। बताओ 1 साल का रेट अगर 10% तो 6 महीना का रेट कितना होगा? 5%। आधा होगा ना? 10% का आधा कितना होता है? 5%। वो 5% कैसे आएगा? बताओ 6/2 करने से, क्योंकि 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10। बताओ 5% निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो समझ में आया? तो इसीलिए आपको अगर 10% पर एनम बोला है, आपको 2 महीना का निकालना है तो 2/12, 6 महीने का निकालना है 6/12, 4 महीने का निकालना है 4/12। जिस तरह का जितना महीना का निकालना होगा उतना बाई 12 करना पड़ेगा हर केस में। कोई तकलीफ? समझ में आया? दोनों मेथड का मतलब समझ में आ गया। एसएलएम मेथड क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है, टॉप फ्लोर पे जो अमाउंट दिखेगा उस पे चार्ज करना है। डब्ल्यूडीवी मेथड क्या बोलता है? जिस साल डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसी का ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कोई तकलीफ? समझ में आ गया? अब आते हैं सर किस तरह से फॉर्मूला होता है। कुछ तो फॉर्मूला होगा डेप्रीसिएशन निकालने का। तो डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पे आप बात करेंगे। चलिए फॉर्मूला पे बात करते हैं। फॉर्मूला फॉर, अच्छा वो कॉपी नहीं किए थे, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा मेथड डब्ल्यूडीवी वाला कॉपी कर लो। सबका हो गया ना? चलिए तब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन का? आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन ये इजी है, आपका ध्यान से समझो। खाली हम समझा देते हैं। पहले बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड का अलग फॉर्मूला है और डब्ल्यूडीवी मेथड का अलग फॉर्मूला है। अगर आप एसएलएम मेथड के बारे में बात करो, जिसका 3 नाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तीनों नाम क्या नाम होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडीवी का भी 3 नाम होता है। एक डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम दे देगा। अब तुमको अगर नाम नहीं पता, 1-2 नाम अगर पढ़ के जाओगे तो तुमको पता नहीं है अब कौन सा ये मेथड है, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। एसएलएम वाला रहेगा तो तुम डब्ल्यूडीवी से निकाल दोगे, डब्ल्यूडीवी वाला रहेगा एसएलएम से निकाल दोगे, गड़बड़ हो गया। समझे? इसीलिए मेथड का नाम याद रखना पड़ेगा। तो सुनना, डेप्रीसिएशन आपका जो फॉर्मूला है वो 1 साल के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलता है कि आपका पहला होगा एसएलएम के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना में आप खरीदे हो, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, 3-4 नाम होता है इसका। सर होता है क्या है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है जब आप एसेट को खरीदते हो, यूज करते हो, जब 10-12 साल के बाद उसका लाइफ खत्म हो जाता है, आप रद्दी के भाव में खटारा वाला दुकान में जाके लोहा लक्कड़ का दुकान में उसको बेच देते हो। अरे बोलो ना। अगर एक मशीन खरीदे हैं, मशीन हमारा चलाए, अगर चलाने के बाद 10 साल तक चला, अब वो चल नहीं सक रहा है, वो या तो हमारा खराब हो चुका है ना, या तो उसको बनाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, उसको रद्दी के भाव में बेच देंगे, लोहा लक्कड़ के दुकान में जाके उसको दे देंगे किलो के हिसाब से, कुछ तो पैसा मिलेगा। बोलो, जो पैसा मिल जाएगा वही स्क्रैप वैल्यू है, वही हमारा क्या है? स्क्रैप। मतलब स्क्रैप में दे देने से जो वैल्यू आया हमारा, वही होता है स्क्रैप वैल्यू। बोलो समझ में आया? और इसी स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है। समझ में आया? सैल्वेज वैल्यू भी बोला जाता है। क्वेश्चन में जो वर्ड लिखागा उस हिसाब से आपको समझना है। और ये इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जितना भी आपका खर्चा लगा है उसमें वो पैसा तो रिकवर हो जा रहा है आपका। बोलो हाँ या ना? अगर एक मशीन खरीदते हैं 50,000 रुपये का, और हमको पता है कि अगर इन फ्यूचर अगर 10 साल के बाद इसको हम बेच देंगे, अगर 10 साल के बाद अगर बेच देंगे तो 2,000 रुपये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 50,000 नहीं लग रहा है, 48,000 लग रहा है। कितना लग रहा है? 48,000 लग रहा है, क्योंकि 2,000 तो वापस मिल ही जाएगा। तो इसीलिए बोलता है आप डेप्रिसिएशन जब निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट में स्क्रैप वैल्यू को पहले माइनस करोगे और उसके बाद लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड करोगे। आप पहले ही एस्टिमेट कर लेते हो कितना साल तक चलाना है इसको, कितना साल तक चल सकता है। अगर वो 10 साल तक चल सकता है तो 10 से डिवाइड, 5 साल से तक चल सकता है तो 5 से डिवाइड। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में। तो अगर लाइफ वाला क्वेश्चन में रहेगा, मतलब लाइफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और लाइफ ना देकर रेट अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका 2 फॉर्मूला है, ठीक है? फिर से रिपीट।
क्वेश्चन में बोल देगा 10 साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ है, 5 साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। अगर तुमको रेट दिया है कि 20% चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो भी आएगा उस पर रेट अप्लाई कर देंगे। अरे हाँ या ना, जैसे अगर 50,000 में खरीदे थे, 5,000 रुपये रिकवर हो जाएगा फ्यूचर में, क्वेश्चन में दे दिया है, तो 45,000 बचेगा। और 45,000 पे अगर 10% चार्ज कर रहे हैं तो 4,500 आ जाएगा। ये हमारा 1 साल का डेप्रीसिएशन। कितना साल का? कोई दिक्कत? समझ में आया? WDV का एक ही फॉर्मूला आपको लिखवा के दिया है, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। सर इसमें सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखे, नहीं होता है इसमें स्क्रैप वैल्यू। इसमें क्या बोला जाता है, आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते चलिए, चार्ज करते चलिए, चार्ज करते चलिए, लास्ट में जो वैल्यू बचेगा ना वही उसका स्क्रैप वैल्यू हो जाता है। वही क्या हो जाता है? स्क्रैप वैल्यू हो जाता है। तो सर इस तरह से तो एसएलएम में भी सोच सकते थे, नहीं, एसएलएम में ऐसा नहीं होता है, एसएलएम में जीरो हो जाता है। एसएलएम में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब बोलो सर नहीं समझ में आया, थोड़ा बढ़िया से बताइए तो, सुनना ध्यान से, हम थोड़ा ऊपर में समझा देते हैं क्योंकि समझाना जरूरी है। आप अगर कोई भी चीज को 10,000 में खरीदे, कितना में? 5 साल तक चल सकता है। कितना साल तक? स्क्रैप वैल्यू को दूर रखते हैं, तो बताओ आप डेप्रीसिएशन निकालो, बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कुछ भी नहीं, डिवाइड बाय लाइफ, कितना साल चलाना है? 5 साल। अरे यही ना आपका फॉर्मूला है, अभी तो लिख के बताए, बोलो ना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 5 साल तक चलाना है। बताओ 10,000 बाई 5 कितना होता है? 2,000। यानी हर साल आपका डेप्रीसिएशन कितना करके चार्ज करना है? 2,000। लो, पहला साल करेंगे 2,000, वैल्यू कितना बचेगा? 8,000। दूसरा साल करेंगे 2,000, वैल्यू कितना बचेगा? 6,000। फिर करेंगे 2,000, वैल्यू कितना बचेगा? 4,000। फिर करेंगे 2,000, वैल्यू कितना बचेगा? 2,000। फिर करेंगे 2,000, वैल्यू कितना बचेगा? देखो 5 साल तक करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल अगर इसको हम लोग यूज करेंगे और डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो लास्ट में इसका वैल्यू कुछ भी नहीं बचता है। समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों किया जाता है? अब समझना स्क्रैप वैल्यू को माइनस क्यों किया जाता है। बताओ, अगर हम इसको 1 लाख में खरीदें, कितना में? और अगर हमको यह पता है कि लास्ट में अगर बेच देंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा? तो लो यहीं से 10,000 माइनस कर देते हैं हम, और हमारा 5 साल का लाइफ है, 5 से डिवाइड कर दिए, 10,000 माइनस कर दिए तो 90,000, और 90,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे कितना होगा? 18×5 = 90, 18,000। कितना आता है? 18,000 आता है, 18,000। अब यहां पे बताते हैं तुमको, सुनो, कितने का वैल्यू था? माइनस डेप्रीसिएशन कितना करेंगे? 18,000। अरे बोलो ना रे, वैल्यू बताना कितना बचेगा? बोलेंगे सर 82,000 बचेगा। कितना बचेगा? फिर दूसरा साल आप डेप्रीसिएशन चार्ज करो 18,000, क्योंकि 18,000 करके करना है, 18,000 करो, माइनस करो, कितना आता है? 64,000 आ गया। फिर माइनस करो 18,000, बताओ कितना आ रहा है? 46,000 आ गया। फिर माइनस करो 18,000, 28,000। फिर माइनस करो 18,000, कितना आ गया? अब एक बात बताओ, अगर तुम 18,000 रुपया करके डेप्रीसिएशन 5 साल किए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो लास्ट में आपका वैल्यू कितना बच गया? वही तो स्क्रैप वैल्यू है। वही कौन सा वैल्यू है? स्क्रैप वैल्यू है। बोलो समझ में आया? जो आपका स्क्रैप वैल्यू जो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, आप हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाते हो, जो लास्ट में वैल्यू बचता है वही आपका क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू। मतलब लास्ट में अगर इतना में बेचोगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है बात? तो यहां पे नील कैसे हो गया सर? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं था, इसलिए आपका नील आ गया यहां पे। बोलो हाँ या ना? लेकिन सर WDV मेथड में कभी भी आपका नील नहीं आता है, कभी भी आपका नील नहीं आता है। जिस तरह से इसका 10,000 रुपया बचा है वही स्क्रैप वैल्यू है, उसी तरह से WDV वाले में कभी भी नील नहीं आएगा। चाहे तुम्हारा 0.0001 क्यों ना आ जाए, जीरो कभी भी नहीं आएगा, नील कभी भी नहीं आएगा। आया बात समझ में? नेगेटिव में नहीं होगा, जीरो में नहीं आएगा, हमेशा पॉइंट में ही रहेगा। अगर रहना चाहे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, और जो वैल्यू रहेगा वही उसका स्क्रैप वैल्यू है, वही उसका। अरे हम बता रहे एग्जांपल, तुम अगर 50 साल तक डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहोगे तो पॉइंट में ही आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? लो एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम्हारा 1,000 का दाम है, कितना का? और डेप्रीसिएशन अगर 10% चार्ज कर रहे हो तो कितना का हो गया? 100। कितना बचेगा? अरे बोलो ना रे, 1,000 में 900 बचेगा ना। फिर हम लोग चार्ज करेंगे अगर 90, क्योंकि वैल्यू किस पे चार्ज करना है डेप्रीसिएशन? WDV में ओपनिंग वाले पे, तो 90, कितना बच गया? 810। फिर 81 होगा, कितना बचेगा? 729। फिर हम लोग का 72.9 होगा, कितना बचेगा? 656.1, इस तरह का। और ये पॉइंट में तुम्हारा आगे चलते जाएगा। अरे कभी भी नील नहीं आएगा, ये पॉइंट में चलता रहेगा तुम्हारा हमेशा।
समझ में आया? जीरो कभी भी नहीं हो सकता है तुम्हारा। और आपको भरोसा नहीं है तो लास्ट में तुम घर में जाना और 5-6 घंटा टाइम ले लेना, तुम बड़ा सा अमाउंट ले लेना, तुम करोड़ों में ले लेना और उसको तुम डेप्रिसिएशन करते जाना। तुम्हारा 10 पेज 15 पेज भर के रख देना, कभी भी तुम जीरो नहीं ला सकते हो उसको, ये गारंटी है। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सो हाँ या ना? तो WDV में कभी भी जीरो नहीं आता, इसलिए स्क्रैप वैल्यू नहीं माइनस करना पड़ता है। बोलता है जो लास्ट में बच गया वही स्क्रैप वैल्यू है। जैसे तुमको SLM में समझा दिया हम इस तरह का चीज करके, बताओ जो लास्ट में 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू बचता है वही ना स्क्रैप वैल्यू का दाम है, वो स्क्रैप वैल्यू होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग को पता होता है तो यहीं पे स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना पड़ता है फॉर्मूला में। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहां पे ऐसा काम करने नहीं बोलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला हमारा स्ट्रेट लाइन का ये 2 फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, और WDV का एक ही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट पे डायरेक्टली रेट लगा देना। इसमें लाइफ नहीं देगा क्वेश्चन में, इसमें लाइफ देगा तो SLM के लिए होता है, WDV के लिए लाइफ नहीं होता है। बात समझ में आया? सवाल उठता है सर कॉस्ट ऑफ एसेट, यहां पे एक बहुत बड़ा बात होता है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं होता है, उसमें और भी चीज इंक्लूड रहता है। जैसे क्या क्या? परचेज प्राइस। अगर हम मशीन को खरीदें, कितना में खरीदें? 50,000, तो इसका दाम कितना का है? 50,000। इंस्टॉलेशन चार्ज, बताओ एक चीज, अगर 50,000 में सामान खरीदे लेकिन अब अगर उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको बिना इंस्टॉल किए वो यूज नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि एग्जांपल लेके बताते हैं, बताओ अगर हम चले गए डलहौसी चले गए और डलहौसी से ग्रेट ईस्टर्न से हम खरीद लिए वहां से एक टीवी, क्या खरीद लिए? टीवी खरीद लिए। बताओ टीवी वहां से लाएंगे तो क्या गोद में रख के देखेंगे उसको, या उसके लिए टेबल रखना पड़ेगा, या वॉल में हमको माउंट करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। तो अगर हम 50,000 का टीवी खरीदें, अगर हमको दीवार में लटका के देखना है तो दीवार में लगाना मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इंस्टॉल करने का भी खर्चा होगा कि नहीं होगा? बोलता है वो इंस्टॉल करने का खर्चा उसी में ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर इंस्टॉल करने वाला आदमी आया, बोला इंस्टॉल करने में 1,000 रुपया लगेगा, बोले कोई बात नहीं, ले लो, टीवी तो देखना ही है, 50,000 रुपया खर्चा किए हैं तो 1,000 रुपया और भी सही। तो बताओ 1,000 रुपया जो खर्चा हो रहा है हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? टीवी को। अगर तुमको नहीं खरीदे रहते तो 1,000 रुपया मेरा बच गया रहता। बोलो हाँ या ना? टीवी को बोलेंगे। अगर तुमको नहीं खरीदे रहते तो 1,000 रुपया मेरा बच गया रहता, लेकिन तुमको खरीद के मेरा 1,000 रुपया और चला गया, मतलब टीवी का कॉस्ट में ऐड करेंगे। कोई हमसे पूछेगा बताना टीवी जो तुम लिए हो कितना खर्चा पड़ा? 50,000 अगर बोलते हैं तो बेवकूफ हैं हम। कितना बोलना पड़ेगा? 51,000, 51,000 बोलना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोलता है कॉस्ट ऑफ एसेट, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट यानी खर्चा नहीं होता उसका परचेज करने का, उसमें और भी चीज इंक्लूड रहता है। इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। अच्छा, कैरेज और फ्रेट ऑन परचेज, बताओ वहां से हम माथा पे तो ढो के नहीं लाएंगे, हमको या तो टैक्सी उबेर ये सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम अगर रिक्शा से ही आएंगे तो रिक्शा वाला तो भाड़ा लेगा, बोलो, तो हमको वहां से लाने का खर्चा, भाड़ा जो लगता है वो भाड़ा भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज भी इसमें ऐड करते हैं। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट बोलने का मतलब जैसे घर में इंस्टॉलेशन हम लोग किए ना, कोई एसेट ऐसा होता है ना जिसको सेटअप करना पड़ता है, सही से बैठाना पड़ता है। अगर कंप्यूटर ले लिए तो क्या उसका फर्नीचर नहीं खरीदना पड़ेगा? अरे बोलो ना, बिना फर्नीचर लगाए तो उसको हम लोग खरीद नहीं, यूज नहीं कर सकते। कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप तो गोद में रख के भी यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? डेस्कटॉप पे को तो नहीं कर सकते हैं, उसका मॉनिटर अलग रहता है, सीपीयू अलग रहता है, कीबोर्ड अलग रहता है, सब कुछ उसका अलग चित्र आया रहता है। बोलो हाँ या ना? तो बोलने का मतलब ये सेटअप कॉस्ट, सेट करने का कॉस्ट। अगर हम जनरेटर खरीद के लाए हैं, जनरेटर तो हमारा वाइब्रेट करता है, आपको पता होना चाहिए। जनरेटर क्या करता है? वाइब्रेट। अगर एक कोना में उसको प्लग में लगा देंगे वो इतना वाइब्रेट करेगा कि वो निकल जाएगा बाहर घर से। समझ में आया? देखेंगे वो खिड़की से कूद गया, सुसाइड कर लिया। तो बोलने का मतलब ये कि अगर ऐसा एसेट है तो उसको सेटअप मतलब उसको जाम करना पड़ेगा, सीमेंट बालू एंगल लगा के उसको जाम करना पड़ेगा ताकि वहां से वो हिल डोल ना सके। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये सब सेटअप कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कोई भी एसेट को, ये लाइन को सुनना, कोई भी एसेट को यूज करने से पहले का कोई भी खर्चा होता है सब हम लोग एसेट में ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? एसेट में ऐड करते हैं, यूज करने के पहले। अब बताओ, एक बार यूज करना शुरू कर दिए, अब हम लोग का अगर खराब हो गया तो रिपेयर करना पड़ेगा, तो क्या रिपेयर का खर्चा बोलेंगे ए कंप्यूटर तुम्हारे लिए हुआ रिपेयर? नहीं, वो तुम यूज कर रहे हो, यूज करके खराब हुआ इसीलिए रिपेयर करवा रहे हो, उसके लिए तुम कंप्यूटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। आया समझ में? तो बोलने का मतलब ये, यूज करने के बाद का कोई खर्चा होता है तो खर्चा, लेकिन अगर यूज करने के पहले का कोई खर्चा होता है तो एसेट। आया समझ में? इसीलिए आपको याद होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी,
डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वही ना करता था। बताओ, अगर वेजेस पेड करते हो, यानी तुम अगर लेबर को पेमेंट करते हो इंस्टॉल करने के लिए मशीन, तो बताओ मशीन को तुम जिम्मेदार ठहराओगे कि वेजेस को जिम्मेदार ठहराओगे? मशीन को, क्योंकि इंस्टॉल कर रहे हैं, भी अभी यूज नहीं करना स्टार्ट किए हैं, तो इंस्टॉल करने में जितना भी खर्चा होता है सब मशीन को डेबिट करेंगे, और वो डेबिट किसको कर दिया है? वेजेस को। इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करते हैं, जो होना चाहिए था करेंगे, मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, और वेजेस को कैंसिल करते हैं टू वेजेस बोल के। बोलो हाँ या ना? तो वो सब चीज का यही तरीका है, समझ में आया? जब तक एसेट को पुट टू यूज नहीं करते हैं तब तक जितना भी खर्चा होता है एसेट को डेबिट करते हैं। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इंस्टॉलेशन चार्ज बोलेंगे, बताओ इंस्टॉलेशन चार्ज पेड फॉर मशीनरी, एंट्री पास करो, क्या बोलोगे? तो तुम नहीं बोल सकते इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इंस्टॉलेशन चार्ज होगा तो क्या इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आया समझ में? अगर कैरेज ऑन परचेज होगा हम लोग का, तो कैरेज ऑन परचेज को डेबिट नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग मशीनरी को डेबिट करेंगे। आया समझ में? बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? चलिए, तो ये आपको अभी कॉपी करना है एक बार, तो आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। इसको आप यहां से फॉर्मूला से कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो यहां तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का अकाउंटिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और एक होता है आपका विथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो आता है वो दोनों तरीका वाला पूछ देता है, समझ में आया? छोटा मार्क्स का या बड़ा मार्क्स का तुम्हारा एक ठो रहेगा और दूसरा रहेगा दूसरा मार्क्स का, मतलब अलग अलग का दोनों टाइप दे देता है, या तो एक ही टाइप का देगा तुम्हारे पास। हम दोनों यहां पे तुमको बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग करने वाले हैं विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कौन सा? विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जिसमें आपको एक ही अकाउंट बनाना है फिक्स एसेट का। किसका? अगर आपका मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर का, ट्रक है तो ट्रक का, मोटर है तो मोटर का, जो भी फिक्स्ड एसेट होगा उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला पढ़ेंगे तो उसमें 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। एक तो उस फिक्स एसेट का अकाउंट बनेगा, उससे रिलेटेड जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन रहेगा उसका बनाना पड़ेगा, और एक उसका डिस्पोजल का बनाना पड़ेगा। सर ये सब है क्या? वो जब उस टाइप में आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में? यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का कहावत सुनेंगे हम लोग तब बात करेंगे। अभी हम लोग को विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बात करना है, तो इसीलिए हम लोग को ये स्टार्ट करना है। लेकिन अभी आप ये दोनों लिखोगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का काम। चलो इसको एक बार लिख लो, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन में दोनों चीज को लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला। तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन दो तरीके का, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, विथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। हम लोग पहले बात करेंगे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे जर्नल एंट्रीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होता है। अगर आप एसेट को खरीदोगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, बेचोगे, बेचने से प्रॉफिट या लॉस होगा, बस यही 5 बात होगा। कितना बात? 5। विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आपके पास बस ये 5 बात पे ही पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। या तो एसेट को खरीदा जाएगा या तो एसेट को बेचा जाएगा, मतलब या नहीं बोल सकते, और मशीन को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज करेंगे, बेचने में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। बस यही 5 बात है। बताओ, अगर कोई भी चीज को खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास होता है? एसेट खरीदने क्या एंट्री पास होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश हम लोग यहाँ पे थोड़े बड़े हो चुके हैं तो बैंक यूज करेंगे, थोड़े से बड़े हो चुके हैं बोलने का मतलब ये कि सर एसेट मशीनरी खरीदते हो तो कैश आप तुम पॉकेट में थोड़ी ना भर के चलते हो। अब एडवांस लेवल में हम लोग आ चुके हैं, आया ना? क्वेश्चन में बोले ना बोले तुमको बैंक यूज कर देना है। क्या यूज कर देना है? कैश भी करोगे कोई नहीं काटेगा सर, बैंक भी करोगे कोई नहीं काटेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सोच के चलो, अगर 50,000 का हम लोग मशीन खरीदेंगे तो 50,000 पॉकेट में लेके जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे 50,000 का, या तो चेक काट के दे देंगे उसको, है ना? यानी सारा काम बैंक के थ्रू हमारा होगा। क्लियर चीज? तो इसीलिए बोलता है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करो। यहां पे कोई दिक्कत? अरे बोलो ना जी। हर साल जब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रीसिएशन वैल्यू को कम करता है कि बढ़ाता है? एसेट के कम करता है। तो एसेट जब बढ़ता है तो एसेट को डेबिट किया जाता है, एसेट जब घटता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 एसेट अकाउंट किया गया है, लेकिन डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा होता है, बताए थे ना, और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसीलिए डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट।
समझ में आया? ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये खर्चा तो है लेकिन कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है। बात समझ में आया? बताओ, जब बेचना होगा, जब खरीदे थे तो क्या एंट्री पास किए थे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। बेचने से पैसा आता है कि जाता है? आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अरे खरीदते हैं तो पैसा जाता है टू बैंक, बेचते हैं तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो समझ में आया? बेचने से या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर लॉस होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, अगर प्रॉफिट होता है तो उल्टा कर दो, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा तो ये जर्नल एंट्री है, लेजर पोस्टिंग करने बोलेगा तो लेजर के थ्रू काम करना पड़ेगा, लेकिन लेजर ही ज्यादा पूछता है, जर्नल एंट्री नहीं पूछता है। बट जर्नल एंट्री जानना जरूरी है। बताओ, आप पहले जर्नल पढ़े थे कि पहले लेजर पढ़े थे? जर्नल। लेजर कहां से आता है? जर्नल से ट्रांसफर होता है लेजर में, तो इसीलिए आपको जर्नल अगर आएगा तभी आप लेजर कर सकते हो। पहले आप जर्नल को कॉपी करो। सुनना ध्यान से, हो गया सबका ना? एक बात का ध्यान से देखो एक बार, यहां पे क्या आपको हर एंट्री में एसेट कॉमन नहीं दिख रहा है? देखो एक बार ध्यान से, एक बार दिख रहा है क्या? आप पहला एंट्री में भी देखो, एसेट तुम्हारा डेबिट में है, यहां पे एसेट क्रेडिट में है, यहां पे एसेट क्रेडिट में है, यहां पे एसेट क्रेडिट में क्रेडिट में है, और यहां पे आपका डेबिट में है। बोलो हाँ या ना? मतलब ये बात हुआ। बताओ, एसेट जो डेबिट में है वो 2 जगह है और क्रेडिट जो है वो 3 जगह है। डेबिट जो है वो 2 तरीके का है, एक जब आप एसेट को परचेज करोगे और जब आपका सेल करने से प्रॉफिट होगा। पी फॉर परचेज, पी फॉर प्रॉफिट, हाँ या ना? और आपका देखो क्रेडिट में बाकी 3 जगह पे है। अब उसके लिए आप सी फॉर या एल फॉर मत करोगे, यहां पे सीधा बात पी फॉर आपका प्रॉफिट, पी फॉर परचेज। मतलब एसेट का डेबिट में आपका 2 चीज आएगा, एक आएगा परचेज के लिए, एक आएगा प्रॉफिट के लिए, और बाकी तीनों के लिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। चाहे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करो, चाहे आप सेल करो, चाहे आप लॉस निकालो। बोलो हाँ या ना? सर क्या बक रहे हैं आप? थोड़ा सा सही से बकिए, सुनिएगा ध्यान से। इसी को अगर फॉर्मेट में बोला जाए, क्योंकि हम लोग को तो फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मेट। तो क्या है फॉर्मेट? देखिए ध्यान से। बोला इन द बुक्स ऑफ, जिसका बुक में काम करेंगे, एसेट अकाउंट, यानी अगर आपका मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये हमारा लेजर का फॉर्मेट, जहां पे ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस सीडी, और बाकी 2 चीज आता है डेबिट में और 3 चीज आता है क्रेडिट में। 2 चीज क्या आता है डेबिट में? अगर परचेज करेंगे तो 2 बैंक, अगर प्रॉफिट होगा तो 2 पीएल, क्योंकि एसेट अकाउंट का डेबिट में 2 पीएल और 2 बैंक होता है ना। अरे लेजर पोस्टिंग, अगर परचेज करने से एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है तो एसेट के घर में 2 बैंक लिखेंगे। अगर प्रॉफिट के लिए एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल होता है तो एसेट में जाके 2 पीएल लिखेंगे। और अगर हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, एसेट क्रेडिट होता है, इसीलिए एसेट का क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन, लॉस के लिए बाय पीएल, बेचेंगे तो बाय बैंक अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? मतलब आप याद कैसे रखोगे सर? ये याद रखने वाला उतना है नहीं, बट फिर भी ट्रिक बता दिए तुमको। अगर परचेज और प्रॉफिट, पी फॉर परचेज, पी फॉर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में लिखना है, और अगर तुम्हारा बाकी चीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। बोलो बात समझ में आया? तो चलिए एक बार इस फॉर्मेट को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक तो। चलिए, तो फॉर्मेट आपका रेडी है, अब क्वेश्चंस करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब बोलोगे सर हमारे पास नहीं है, कैसे नहीं रहेगा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है आनंद बॉट अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1/1/2015। पहले क्वेश्चन को समझेंगे और किस तरह से हम बनाएंगे वो तरीका को आपको ध्यान में रखना है। बोला है 1 जनवरी 2015 को ये 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा। कौन? आनंद। आनंद खरीदा है तो इन द बुक्स ऑफ आनंद करना पड़ेगा सारा काम। 1/6/2016 को ही बॉट अनदर मशीन फॉर 50,000, फिर से एक नया मशीन खरीदा है। कितने रुपए का? 50,000 रुपए। कितना मशीन हो गया? 2 मशीन। कितना मशीन? 1/10/2017 को ही परचेज अनदर मशीन फॉर 20,000, ये मजाक बना के रखा है। कितना मशीन हो गया? अब 3 मशीन, क्योंकि फिर से एक तो खरीद के रख लिया है। कितना मशीन हो गया? लेकिन सर सबका डेट अलग अलग है। सबका डेट, पहला वाला खरीदा था 1/1/15, दूसरा वाला खरीदा 1/6/16 और तीसरा खरीदा 1/10/17 को। हाँ या ना? बोला है प्रोवाइड डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला वाला मेथड।
और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, हमेशा टॉप फ्लोर पे जो अमाउंट रहेगा उस पे चार्ज करना है। बोलो हाँ या ना। प्रिपेयर करने बोला है मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 15 से 17 तक, यानी 3 साल का बनाने बोला है। तुमको 2 साल दिख रहा होगा 15 से 17, जबकि वो 3 साल है, 15, 16, 17, 3 साल। समझ में आया। बाय यूजिंग अकाउंट्स, बाय अज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल जो हमारा अकाउंट्स बंद होगा वो कब होगा, 31 दिसंबर को क्लोज करना है। मतलब डेप्रिसिएशन हर बार हम लोग को 31 दिसंबर में चार्ज करना है। अकाउंटिंग ईयर जहां पे खत्म होता है, डेप्रिसिएशन हर बार वही डेट को चार्ज किया जाता है। कोई तकलीफ, हाँ या ना। हम लोग को प्रिपेयर करने बोला मशीनरी अकाउंट, तो हम लोग का अकाउंट बनेगा मशीनरी का, लेकिन मशीनरी को बनाएंगे तो जरूर, लेकिन भरेंगे उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होता है वर्किंग करने का। क्या करने का, अगर तुम वर्किंग सीख जाओगे और जिस तरीके से हम बताते हैं वर्किंग, अगर उस तरीके से तुम वर्किंग को फॉलो करोगे तो एक ही वर्किंग में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया। एक ही वर्किंग करवाएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो परचेज का हो, उसमें सेल्स भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारा काम एक ही में खत्म हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में। ध्यान से सीखना यहाँ पे किस तरह से करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्या बात करेंगे सर। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मेट हम रेडी कर चुके हैं। डेबिट क्रेडिट, बताओ इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ आनंद, और इस क्वेश्चन को आनंद से बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट, और यहाँ पे फॉर द ईयर भी लिखा जाता है। तो फॉर द ईयर एंडेड, बताओ हमारा ईयर जो एंड करेगा वो 2015 से लेकर के 2017 तक एंड करेगा। बोला है ना, 3 साल का बनाना है हम लोग। इस तरह से लिख देंगे आराम से, हाँ या ना। छटपट मत करोगे और बस ध्यान से समझते जाओगे। आपके लिए ये क्वेश्चन पहला है, तो पर्टिकुलर्स लिख दिए यहाँ पे, ये हमारा अमाउंट रुपीस में लिख दिए, ये हमारा डेट होता है, ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है, और ये हमारा अमाउंट या रुपीस होता है। कोई दिक्कत। और हम इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे भी, अपने आप ये भरा जाएगा, लेकिन पहले आपको वर्किंग करना है। क्या करना है, बता। इस क्वेश्चन को पढ़े थे तो हम लोग को टोटल कितना मशीन दिखा था, 3 मशीन। पहला मशीन 1 जनवरी को खरीदे थे, दूसरा मशीन 1 जून को खरीदे थे अगला साल में, और फिर 1 अक्टूबर को खरीदे थे उसके अगला साल में, 15, 16 और 17 में। 3 साल में 3 मशीन खरीदा गया है। टोटल मशीन कितना है, 3 मशीन है। तो आपको यहाँ पे कॉलम जो बनाना है वर्किंग का, एक ज्यादा कॉलम बनाना है, मतलब 4 कॉलम। एक रहेगा टोटल का कॉलम, किसका रहेगा, टोटल का। और ये तरीका मेरा है। अगर आप पहले इस तरह का पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि ये तरीका आपको बहुत ही आसान कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी एकदम छटपट मत करना। ये है हमारा वर्किंग नोट 1, जहां पे हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो क्या चीज का कर रहे हैं, तो लिखेंगे सर कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एंड बैलेंस ऑफ मशीनरी। बोलो हाँ या ना। डेप्रीसिएशन और बैलेंस निकालने वाले मशीनरी का, इस चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हमारा कॉलम है डेट का, ये हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ये हमारा है मशीन 1, ये है मशीन 2, ये है मशीन 3, और ये हमारा टोटल है। बोलो समझ में आया। एम बोल के यहां पे लिख देंगे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और टोटल। बोलो बात समझ में आया। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन को देखते जाना है और यहाँ पे काम करते जाना है। एक एक साल का हम लोग को एकदम काम खत्म करते जाना है। बताओ सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बोला गया था कि 1 जनवरी 2015 में 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा गया है। आइए सर पहले खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2015 में परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे परचेज। क्या लिखेंगे, पहला मशीन खरीद रहा है तो पहला मशीन के घर में जाके लिखेंगे 1 लाख रुपया। कितना लिखेंगे, 1 लाख। क्या अभी दूसरा मशीन आया, क्या तीसरा मशीन आया, तो बस टोटल में भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। कोई तकलीफ, समझ में आया सबको। अब बताओ हमारा इसी साल में कब खत्म होगा, साल हमारा दिसंबर में कब खत्म होगा, यानी दिसंबर 2015 के पहले क्या कुछ और भी घटना घट रहा है क्या, बोला नहीं। अब तो 2016 में खरीद रहा है, इसका मतलब पहले 2015 को बंद करना पड़ेगा। अरे बोलो ना। और 2015 को बंद करने का मतलब हुआ पहले आप डेप्रीसिएशन चार्ज करके उसको बंद करोगे। तो बोलेंगे सर बंद हम लोग करेंगे 31/12/2015 में, तो पहले यहां पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, बोला था ना 10%। कौन सा मेथड, एसएलएम, तो 10% एसएलएम यहां पे लिख दिए। बताओ 10% एसएलएम। बताइए एक चीज, एसएलएम क्या बोलता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है,
सिर्फ आपको ये नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपका कितना महीना यूज किया गया है। बताओ आप खरीदे कब हो? 1 जनवरी। आप ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हो? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना होता है? 1 साल हो जाता है, पूरा 12 महीना। बोलो है ना? यानी इस 1 लाख पे तुम 10% जो चार्ज करोगे, पूरा 1 साल का चार्ज करोगे। तो बताओ 1 लाख पे 10% चार्ज करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। क्या यहाँ पे 10,000 लिख देंगे? कोई दिक्कत? और सर ये माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, इसलिए ब्रैकेट में दिखा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो। और इसको हम यहाँ पे टोटल में भी लिख दिए 10,000 रुपया। कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? बस सर 1 साल का काम हमारा हो चुका है, इसको बैलेंस निकाल देंगे। तो ये हमारा 1 साल का बैलेंस निकल जाएगा। बताओ 1 लाख में 10,000 गया तो यहां पे भी हमारा कितना हो जाएगा? 90,000। टोटल हमारा कैसे आता है सर? M1 M2 और M3 को जोड़ के आता है हमारा, बस निकल गया हमारा। बोलो समझ में आया? ये बैलेंस कब का निकल के आया है? 1/1/2016। 1/1/2000। अब बताओ 2016 में पहुंच चुके हैं। 2016 हमारा बंद कब होगा? दिसंबर में। बंद कब होगा? क्या वो 31 दिसंबर 2016 के पहले कोई घटना घटा है? बोलेंगे हाँ सर, 1/6/2016 में घटना घटा है, एक और नया मशीन खरीदा गया है। कितने का? 50,000। तो चलिए सर फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे बोलेंगे 1/6/2016 में ऐड करेंगे परचेज, क्योंकि परचेज करने से बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, इसलिए ऐड। तो सर ऊपर ऐड नहीं लिखे हैं, अरे स्टार्ट यहीं से हुआ है, तो अगर स्टार्टिंग वाले में साइन नहीं दिए तो समझ जाओ ना कि वो प्लस का साइन है। बोलो ना। परचेज कर रहे दूसरा मशीन, दूसरा मशीन का दाम कितना है सर? 50,000 है। तो दूसरा मशीन के घर में जाके लिख दिए 50,000, और टोटल में भी कितना लिख दिए? 50,000, क्योंकि सेकंड मशीन हमारे पास 50,000 का आ चुका है। क्या 2016 में और भी कोई घटना घट रहा है? नहीं। तो नहीं घट रहा है तो अब चलो डेप्रीसिएशन चार्ज करो। 31/12/16 में लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% SLM। बोलो समझ में आया? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलेंगे सर हमारे पास डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, पहला मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बताओ इस साल कितना महीना यूज किए हैं? बोलेंगे सर इस साल 1/1 से लेकर के 31/12 पूरा साल भर यूज किए हैं। अरे बोलो आया ना? तो पहला मशीन पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो पूरा साल भर का चार्ज करेंगे। तो बताओ SLM मेथड क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। बताओ इस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? हमेशा टॉप फ्लोर पे जाके देखेंगे, हमेशा कितना दिख रहा है? 1 लाख। 1 लाख पे 10% चार्ज करो, कितना होता है? 10,000। यानी इस पे डेप्रीसिएशन कितना हो गया? लेकिन दूसरा मशीन को अगर चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन, बताइए 50,000 का जो खरीदा गया वो कब खरीदा गया है? 1/6। आप इसी तरह से सोचोगे, बार बार इसी तरह से सोचना है आपको, डेट तभी आपका क्लियर हो पाएगा। बताओ 50,000 जो खरीदा गया कब? 1/6 को, और डेप्रीसिएशन कब निकाल रहे हैं? 31/12। तो क्या साल भर यूज कर लिया? ना सर, सिर्फ 7 महीना यूज किया गया है। सर आप 7 महीना कैसे बोले? 6 से 12 तो 6 महीना हमको नजर आ रहा है। यही तो गलती करते स्टूडेंट भी, गलती करते स्टूडेंट यहीं पे कि 1/6 है 31/12, 6 से 6 12 महीने, 6 मतलब 6 से 12 6 महीना हो गया। गलत। आप काउंट करो, उंगली पे काउंट करो, लेकिन आप अलग अलग करके देखते जाओ। बताओ 1/6 मतलब जून स्टार्ट हुआ है, तो तुम जून पूरा यूज किए, जुलाई पूरा किए, अगस्त पूरा किए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना होता है टोटल। कितना महीना होता है? 7 मंथ्स होता है। और यही गलती तुम 6 महीना का निकाल दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 मंथ है तो 7 मंथ निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 50,000 पे 10% मारेंगे, तो 50,000 पे 10% मारने से कितना आता है? 5,000। लेकिन सर वो तो 1 साल का निकल गया, क्योंकि जो फॉर्मूला है रेट मारने से 1 साल का निकलता है, हमको निकालना कितना है? 7 महीना का। तो इंटू 7/12 इंटू 7 बताओ, हम करके यहाँ पे उतना नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको मुंह से बता दे रहे हैं। क्या? 50,000 इंटू 10% इंटू 7/12 करके बताना कितना आता है। अरे कैलसी तो निकालो कम से कम। 50,000 इंटू 10% इंटू 7/12 करके देखो कितना आता है। पॉइंट में आ गया 2916.666 ऐसा आ रहा है ना? लो इसको 7 कर दिए। बोलो यहां तक समझ में आया? तो हमारे पास ये डेप्रीसिएशन निकल गया दूसरे वाले पे 50,000 पे कितना महीना का? 7 महीना का 2917 आ गया। तो बताओ अगर हम पूछे तुमसे कि 2016 में तुम जो डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो वो एक मशीन पे किए हो कि दोनों मशीन पे? 2 मशीन पे किए हो, दोनों मशीन को यूज कर रहे हो ना?
तो दोनों मशीन पे किए हो। तो अगर पूछेंगे टोटल डेप्रिसिएशन बताना कितना चार्ज करोगे, तो बोलोगे 10,000 और 2,000, यानी 12,917 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन होगा इन द ईयर ऑफ 2016। बोलो हाँ या ना, कोई तकलीफ? चलिए सर बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालना तो आसान है, बस माइनस कर देना है। बताइए बैलेंस क्या बोलेंगे, 90,000 में 10,000 जाएगा तो 80,000, 50,000 में 2917 जाएगा तो हाँ सही से करो 47083। अच्छा दोनों को ऐड करके बता दो 127083 आ जाएगा। 1,70,000 सर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तुम उसको फ्रैक्शन वाला को कर दिए। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना बोलो ना। ये बैलेंस कब का आ गया? 1/1/2017 का आ गया। बोलो समझ में आया? 2017 में कदम रख चुके हैं, तो अगर कदम रख चुके हैं तो अब 17 में क्या घटना घट रहा है? एक और मशीन खरीदा गया है। लो एक और मशीन खरीदा गया 2017 में, 1 अक्टूबर में 20,000 रुपए का मशीन खरीदा है। कोई बात नहीं, बोलेंगे तुम्हारा जगह पहले से ही बना हुआ है, घर हम पहले से बना के रख दिए, खाली तुमको यहाँ पे पुट करना है। बोलो है ना? बोलेंगे लो 1 अक्टूबर 2017 में परचेज कर रहे हैं, तो फिर से लिखेंगे परचेज्ड। बोलो ना। तीसरा मशीन आ चुका है, तो तीसरा मशीन के घर में जाके लिखेंगे 20,000 और टोटल में भी हो जाएगा कितना? 20,000। अब हमारे पास टोटल कितना मशीन है? 3। अब जब यूज कर रहे हैं तो तीनों को यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो तीनों पे चार्ज करेंगे। आइए चार्ज कर ही लेते हैं। 31/12/2017 में लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% SLM। बताओ 80,000 जो दिख रहा है कौन सा डेट में दिख रहा है? 1/1। डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31/12, पूरा साल भर यूज किया गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन 80 पे चार्ज करेंगे। क्या? ओरिजिनल कॉस्ट। आइए टॉप फ्लोर पे चेक करते हैं कितना है? 1 लाख। समझ में आया? 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000, यानी पहला साल हो गया 10, पहला वाले पे हो गया 10,000। अच्छा दूसरा वाले को भी तो पूरा साल भर यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसका भी वैल्यू देखो 1/1 का दिया हुआ है, तो 1/1 से 31/12 साल भर होता है, यानी साल भर का इस पे भी चार्ज करेंगे। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 पे 10% चार्ज करेंगे तो 5,000। अच्छा किसी किसी का मन में ये शंका आएगा, क्वेश्चन अराइज होगा, सर SLM में डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम रहता है। मन में बात चल रहा है, क्योंकि आप एग्जाम्पल दिए थे तो आप 5-5 हज़ार रुपया करके हर साल, लेकिन सर डेप्रिसिएशन 1 साल का होता है सबका सेम। यहाँ पे क्या पहला साल में 1 साल का चार्ज किए थे? कितना? 7 महीना। और यहाँ पे कितना? साल भर। तो फिर तुम्हारा बराबर कैसे होगा? तुम वहां पे अगर साल भर 7 महीना का चार्ज किया, यहाँ पे भी तुम 7 महीना का चार्ज करके देखो, अगर तुम्हारा 2917 नहीं आएगा तो बदल देना उसको। समझ में आया? दिखाओ ना, तुम कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो ब्रैकेट में कि M1 का साल भर का, M2 का इतना, M3 का इतना, तुम ब्रैकेट में दिखा सकते हो और लंबा बन जाएगा तुम्हारा वर्किंग। लेकिन अगर तुमको समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली तुम करो उस तरह का। बोलो हाँ या ना? तो दोनों पे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तीसरा 20,000 वाला कब खरीदा गया है? 1/10। 1/10 से 31/12 कितना महीना होता है? 3 महीना। 10 से 12 2 महीना मत कर दोगे। 1/10 मतलब 10 पूरा, 10 पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, 3 महीना का चार्ज होगा। बताओ 20,000 पे 10% 3/12 करके देखो कितना होता है? 500 रुपया निकल के आ रहा है। कितना? अरे बोलो ना रे। 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करोगे 500 निकल के आएगा। टोटल जोड़ देंगे तो 15,500 रुपया निकल के आ रहा है। 15,000। अब बताओ अगर तुमसे कोई पूछेगा, सुनो सुनो सुनो, अगर तुमसे कोई पूछेगा बताओ तीसरा साल में मशीन 1 और मशीन 2 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? यहां से बोल सकते हो 10,000 और 5,000 कितना? 15,000। बोलेगा तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन बताओ कितना है? बोलेंगे 15,500। पूछेगा दूसरा मशीन का डेप्रिसिएशन बताओ कितना है? 5,000। पूछेगा तीसरा मशीन का डेप्रिसिएशन बताओ कितना है? 500। इस तरह से अगर बनाओगे ना, एक ही वर्किंग में सब कुछ साफ साफ दिखेगा तुमको, पूरा HD क्लैरिटी में दिखेगा आपको। बोलो समझ में आया? नहीं तो क्या आपको 2-3 वर्किंग करना पड़ेगा। पहला साल के लिए अलग वर्किंग, दूसरा साल के लिए अलग वर्किंग, तीसरा साल के लिए अलग वर्किंग, क्योंकि पहला साल में 1 मशीन था, दूसरा साल में 2 मशीन आ गया, तीसरा साल में 3 मशीन आ गया। बोलो हाँ या ना? और इस तरह से करोगे तो एक ही वर्किंग में सारा काम खत्म। बोलो हाँ या ना? चलिए सर अब माइनस कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा हमारा बैलेंस। बताओ 80 में 10 गया तो 70,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 42,083, यहाँ पे आ जाएगा 19,500 और यहाँ पे आ जाएगा 13,583। समझ में आया? 13,1,583। अच्छा हम लोग को 2017 तक का बनाना था, तो इसको हम ओपनिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे 17 में इसको बंद कर देंगे। आया समझ में? 3 साल बनाना था ना, तो यहीं पे बैलेंस करके इसको बंद कर देंगे, इसका ओपनिंग नहीं लिखने जाएंगे। क्या ये दिक्कत सबको समझ में आया?
क्वेश्चन सबको समझ में आया, वर्किंग सबको समझ में आया। अगर वर्किंग समझ में आ गया तो पुट करना बहुत ही आसान है। ध्यान रखना, ना M1 को देखेंगे, ना M2 को देखेंगे, ना M3 को देखेंगे, ये सब डिटेल्स है। हम टोटल को देखेंगे। किसको देखेंगे? तीन चीज देखना है आपको, डेट, पर्टिकुलर और टोटल। डेट बताएगा कौन सा डेट में लिखना है, पर्टिकुलर बताएगा कि परचेज किया है कि डेप्रिसिएशन किया है कि क्या किया है, और टोटल बताएगा कितना अमाउंट लिखना है आपको। समझ में आया? देखो पुट करना कितना जल्दी जल्दी हम लोग पुट कर लेंगे। सो बताओ, वर्किंग में सबसे पहला डेट क्या है? 1/1/15। क्या कर रहा है? परचेज। पी फॉर परचेज किधर आता है? डेबिट में। बोलो हाँ या ना? तो डेबिट में जाके लिखेंगे 1/1/16 में परचेज के लिए लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट। अरे बोलो ना, क्या लिखा जाता है? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा है? 1 लाख रुपए का खरीदा है। अमाउंट टोटल वाला बताएगा 1 लाख रुपया। बोलो समझ में आया? दूसरा लाइन देखो क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 31/12 में। आइए करते हैं, कितना रुपया का? 10,000 रुपए का। तो डेप्रिसिएशन किस साइड होता है? क्रेडिट साइड, क्योंकि पी फॉर होता है डेबिट में और जो दूसरा रहता है वो क्रेडिट में। तो यहां पे जाके लिखेंगे 31/12/15 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा यहां पे 15 होगा ना, यहां पे भी 15, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 1 कितना रुपया का निकला है? 10,000 का निकला है। 10,000 रुपये लिख देंगे यहां पे। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, पहला साल खत्म, पहला साल बंद, पहला साल को बंद करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 लाख। कितना लिखेंगे? यहां पे भी जाके लिखेंगे 1 लाख। बताओ माइनस करेंगे कितना बचेगा? अब देखो कभी कभी ना माइनस करने जाता है स्टूडेंट ना रे, यहां पे देखो माइनस करके दिया हुआ है। बैलेंस कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? वही माइनस करके लिखा हुआ है आपको। वो भी कैलसी चलाने का फिर जरूरत ही नहीं है। एक बार कैलसी खाली चलाना है आपको वर्किंग के लिए, फिर आपको कैलसी चलाने का जरूरत। ये निकल गया बाय बैलेंस सीडी, तारीख 31/12/15। फिर इसको करेंगे टू बैलेंस बीडी। ये सब आता है ना आपको कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो फिर आप जर्नल लेजर पढ़िए फिर से स्टार्टिंग से, तभी आपको आएगा वो सब चीज। बोलो हाँ या ना? तो टू बैलेंस बीडी 90,000 आ गए दूसरा साल में। बताओ दूसरा साल में क्या घटा है? बोलेंगे सर बैलेंस लिखने के बाद हमारा फिर से परचेज किए थे, कितना का? 50,000 का। ये मत देखना 50,000, बाहर ला देखो 50,000। और डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे कितने का? 12,917 का। ना 10,000 लिखेंगे ना ये वाला लिखेंगे, डायरेक्टली ये वाला लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे बोलेंगे सर परचेज हुआ है 1/6/16 में परचेज किया गया, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अरे बोलो ना, 50,000 का परचेज है तो 50,000 लिख देंगे, तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे 31/12/2016 में डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और लिख देंगे यहां पे ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 और अमाउंट कितना लिखेंगे? 12,917। अब बोलेगा सर टीचर को अगर यहां पे 12,917 कैसे आया समझ में नहीं आएगा तो ये वाला काहे लिखे हैं वर्किंग नोट 1? टीचर चेक करेगा वर्किंग नोट 1 में क्या है रे, थोड़ा चेक करे तो। और यहां पे जब चेक करेगा तो देखेगा 31/12/16 का डेट में डेप्रिसिएशन जो है 12,917 का है टोटल। बोलो हाँ या ना? आपको उतना डिटेल्स में दिखाना नहीं है, हम डिटेल्स इतना टाइम वेस्ट जो किए हैं वो क्यों किए हैं? टीचर को समझाने के लिए। अब टीचर थोड़ा मेहनत करे खुद से देखने का। बोलो समझ में आया? फॉर्मेट में आपको उतना भर भर के आपको लिखना नहीं है कि डेप्रिसिएशन लिखेंगे, यहां पे M1 का निकालेंगे, यहां पे M2 का निकालेंगे, फिर जोड़ के बाहर करेंगे ना। वो प्रोसेस भी होता है लेकिन फॉर्मेट आपका और बड़ा हो जाता है, नहीं करना उतना टाइम वेस्ट हम लोग को। समझ में आ रहा है? तो जो तरीका बता रहे वो तरीका फॉलो करना। अच्छा बताओ, अब ये हमारा खत्म हो गया 1,9,5,14 यानी 1,40,000 का यहाँ पे हो गया। टोटल थोड़ा सा कर लेना पड़ेगा आपको, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। बताओ बैलेंस आपका यहीं पे बताएगा। बैलेंस देखो कितना का आया था? 127,083। बोलो ना, तो यहाँ वाला अमाउंट लिख देंगे और तुम अगर माइनस भी करोगे तो वही आएगा। 127,083 का आ गया बाय बैलेंस सीडी। तारीख है हमारा 31/12/16। फिर हम लोग का 1/1/2017 में जाके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 127,083। कोई तकलीफ? तीसरा साल भी परचेज किया गया था 1/10/2017 में, जाके लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अरे हाँ या ना? अगर तुमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना तभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल भी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में खाली परचेज दिए थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए किस तरह से पुटिंग करना होता है। चलिए कितना का खरीदा गया था? 20,000 का खरीदा गया था, लिख दिया यहाँ पे। अब फिर से हम लोग को 31/12/17 में डेप्रिसिएशन निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर से लिखेंगे वर्किंग नोट 1। कितना बार वर्किंग नोट 1 लिखेंगे सर? जितना बार हम लोग का आएगा ये सब चीज। बोलो हाँ या ना? कितना रुपया का था? ना सर सिर्फ 500 नहीं था, 15,500 रुपये का था टोटल वाला अमाउंट। देखिए यहाँ पे तीसरा साल जो हमारा था वो 15,500 का टोटल डेप्रिसिएशन था, टोटल वाला वर्ड। यहाँ पे हम लोग वो सब चीज नहीं देखना है, बंद कर दो। बताओ
147,083 आ गया, यहाँ पे भी जाके 147,083 आएगा, माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो आया था वो वाला आएगा 131,383 था ना, चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए, 583, 131,583, तो यहाँ पे 131,583, ये क्या हो गया, बाय बैलेंस सीडी हो गया हमारा, तारीख यही वाला। आपको फिर आगे जाने का जरूरत नहीं, कोई कर सकता है कि फिर से बीडी कर दो, जब आगे जाना ही नहीं तो फिर बीडी करके क्या जरूरत, यहीं पे सीडी करके छोड़ देंगे। क्या सबको ये बात समझ में आया, सबको क्लियर है चीज? अब आपका काम स्टार्ट होता है कॉपी करने का। लीजिए फॉर्मेट आप कॉपी कीजिए, मतलब फॉर्मेट से साथ पूरा यहाँ पे कॉपी करना है सॉल्यूशन। ऊपर टॉप वाला सब तो लिख कॉपी कर ही लिए हो गया, लो पूरा यहाँ तक दिखा देते हैं, ये टोटल तक पूरा यहाँ तक कर लो। चलिए आगे आपका ये फॉर्मेट वर्किंग वाला कॉपी करना है। लो पहले 2017 का बैलेंस तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक कॉपी कर लो। समझ में आया ना? चलिए आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।